actually of the two players as well, whether they want to challenge either the chair umpire or the linesman or lines. शॉर्टवेव के 19 मीटर बैंड में 15,295 किलोहर्ट्ज़ पर अभी जो टेनिस मैच की कमेंट्री आप सुन रहे थे ये बीबीसी से आ रही है और बीबीसी विश्व के उन गिने चुने शॉर्टवेव रेडियो स्टेशंस में से एक है जो अंग्रेजी में अपना प्रसारण करते हैं। शॉर्टवेव की ये दुर्दशा जो आज हुई है ये कभी से नहीं थी। एक समय था जब शॉर्टवेव की गोल्डन एज थी और उससे भी पहले जब शॉर्टवेव शुरू कैसे हुआ ये सारी कहानी के साथ इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं मैं प्रविंदर शोराण। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। साथियों नमस्कार। एक लंबे समय से मैं ये वीडियो करना चाहता था और आज अवसर मिला है। साथ ही मैं बता दूंगा कि इस वीडियो से संबंधित कई दूसरे वीडियो अच्छी से समझने के लिए चीज़ों को उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों शुरुआती जो रेडियो था और हम बात कर रहे हैं 1910 के दशक की, 1920 के दशक की, उस समय केवल एएम था, एफएम बाद में आया और एएम बैंड को 3 भागों में बांटा गया था, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव। सबसे पहले लॉन्ग वेव आया, लगभग उसके साथ ही मीडियम वेव आया और उनके थोड़ा सा बाद में शॉर्ट वेव रेडियो आया। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि ये लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव का अर्थ क्या है। वही अर्थ है जो इनके नाम में हमें पता चलता है। लॉन्ग वेव लंबी तरंग, मीडियम वेव बीच बीच की तरंग और शॉर्ट वेव छोटी तरंगें। तो जैसा कि मैं अपने अनेक वीडियोज़ में बताता आया हूँ साथियों, हम सभी प्रायः ये सोच लेते हैं कि वेव्स ऐसे चलती हैं, तरंगें ऐसे चलती हैं। ऐसे कुछ भी नहीं चलता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं इनके नाम में ही छुपा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चले हुए आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से वाइब्रेट हो रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से वाइब्रेट हो रहा होता है और ये वाइब्रेशंस जो हैं ये वेव्स आगे बढ़ती रहती हैं। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो गई वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है और एक वाइब्रेशन हो तब तक ये वेव कितनी आगे आ गई, कितना मीटर दूर आ गई, ये उनकी वेवलेंथ हो जाती है। सो लॉन्ग वेव्स में एक उदाहरण है आज के समय भी, हालांकि लॉन्ग वेव के बहुत ही गिने चुने स्टेशन बचे हैं। उनमें से एक है बीबीसी का रेडियो 4। ये 198 किलोहर्ट्ज़ 198 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इस फ्रीक्वेंसी की वेव जो है उसकी वेवलेंथ हुई कुछ 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर साथियों। यानी एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड या एक बार मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट हुआ, इतने वो वेव जो है 1.5 किलोमीटर आगे चली जाएगी। मीडियम वेव बैंड पर बीबीसी जो है वो 1413 किलोहर्ट्ज़ 1413 किलोहर्ट्ज़ पर है। इसका अर्थ वेवलेंथ हुई लगभग 212 मीटर। साथ ही मीडियम वेव पर ही हमारा जोधपुर जो 531 किलोहर्ट्ज़ पर है उसकी वेवलेंथ हुई कुछ 565 मीटर। यानी ऐसा मान लीजिए कि 200 से लेके और 500 साढ़े 500 मीटर इतनी जो लंबी वेव्स हैं उनको हम मीडियम वेव्स बोलते हैं। और शॉर्ट वेव्स में तो उनके मीटर बैंड्स ही हैं, उन्हीं के नाम से आप जानते हैं 120, 90, 75, 60, 49, 41, 31, 25, 22, 19, 16, 15, 13, 11 मीटर बैंड। यानी शॉर्ट वेव्स जो हैं वो आप ऐसा मान लीजिए कि 11 मीटर से लेके और 120 मीटर तक इतनी लंबी हो सकती हैं या कहिए छोटी हो सकती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा साथियों, एफएम की जो वेव्स हैं वो और भी छोटी हैं, शॉर्ट वेव से भी छोटी हैं वो। जैसे मेरा लोकल जो एफएम स्टेशन है हिसार 102.3 मेगाहर्ट्ज़ 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, उसकी वेवलेंथ जो है वो लगभग 3 मीटर है बस। तो एफएम बाद में बना और ये मॉड्यूलेशन तो अलग थी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होती थी वो जो बैंड ये लॉन्ग वेव, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव बने। शॉर्ट वेव तो छोड़िए, चाहे मीडियम वेव हो या लॉन्ग वेव हो, जहाँ से रेडियो की शुरुआत हुई थी, रेडियो के किसी भी रूप का विकास होने में सबसे बड़ा हाथ जिनका रहा वो थे इटली के मार्कोनी। जी हाँ, गुलियल्मो मार्कोनी। मार्कोनी ने अकेले ने रेडियो का आविष्कार नहीं किया, लेकिन रेडियो के बहुत सारी चीज़ें उनको प्रैक्टिकल रूप देने में, उसको फेमस करने में, उस टेक्नोलॉजी को सामने लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे, एक पॉलिटिशियन भी थे और एक बिजनेसमैन भी थे। उनकी कंपनी चलती थी मार्कोनी कंपनी। 1874 में जन्मे मार्कोनी 20 वर्ष की आयु में, यानी 1894-95 के आसपास जो है वो रेडियो वेव्स और रेडियो से जुड़ी किसी भी तकनीक के जो है बहुत ही जुनूनी तरीके से पीछे लग गए थे।
1901 में उन्होंने टेलीग्राफ के सिग्नल को 2000 मील यानी 3300-3400 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर के पार भेजकर पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था। ऐसा नहीं था कि रेडियो सिग्नल्स को दूर भेजने वाले वो पहले व्यक्ति थे। जब से टेलीग्राफ बना था और खासकर वायर्ड जो टेलीग्राफ था, इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू टेलीग्राफ के सिग्नल भेजे जाते थे 1840 के दशक से, तब से अनेक वैज्ञानिक या अनेक दूसरे इंजीनियर्स या दूसरे लोग इस प्रयास में थे कि तार की आवश्यकता ही न पड़े, वायरलेस तरीके से टेलीग्राफ भेजा जा सके। रेडियो वेव्स पर काम करने वाले अनेक लोगों में से हमारे भारत के जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस जी भी रहे थे और 1895 में उन्होंने एक रेडियो का सिग्नल थोड़ी दूरी तक भेजकर जो है एक कीर्तिमान भी बनाया था। उन्होंने माइक्रोवेव लगभग 60 गीगाहर्ट्ज़ की वेव को लगभग 23 मीटर दूर भेजा था। उन्होंने अपने कार्य का कभी पेटेंट नहीं करवाया, वे केवल अपना परिश्रम जो है वो नए नए आविष्कार करने में लगाते रहे और सबके लिए फ्री किया उन्होंने अपने आविष्कारों को प्रयोग करने के लिए। मार्कोनी ने हालांकि जो आविष्कार किए उनका पेटेंट करवाते चले। 1895 के आसपास जो है मार्कोनी ने भी थोड़ी दूर सिग्नल भेजा था। धीरे धीरे वो अनेक लोगों को हायर करते गए, अपनी एक कंपनी बनाई उन्होंने और धीरे धीरे वो जो सिग्नल था वो उन्होंने 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर तक भी भेजना प्रारंभ किया। और 1901 आते आते उन्होंने जो भी अपना रिसीवर और ट्रांसमीटर और एंटेना वगैरह यूज़ करके और सिग्नल को जब अटलांटिक महासागर के पार भेजा, तब रेडियो के युग में जो है वास्तव में एक क्रांति आई। मार्कोनी यूं तो रेडियो के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य करते रहे। 1923 आते आते 1923 आते आते उनका ध्यान शॉर्ट वेव्स की तरफ गया। अब यहाँ बता दूं, जो एमेच्योर्स होते हैं, जैसे आज हम एमेच्योर रेडियो, हैम रेडियो जिसे बोलते हैं, हमेशा से जो है ज़रूरी नहीं कि हैम रेडियो ही एमेच्योर रेडियो था। रेडियो पर जो भी हॉबिस्ट्स थे, कोई अपनी इच्छा से, कोई अपनी जिसको कहते हैं मनोरंजन के लिए, कोई रोचक जानकारी जुटाने के लिए, रेडियो के क्षेत्र में जो भी लोग एक्सपेरिमेंट करने में जुटे थे वो एमेच्योर्स थे। उन लोगों का कभी से ही हाथ रहा है रेडियो के क्षेत्र में बड़ी बड़ी खोजें करने का। तो जब शुरू में रेडियो वेव्स बनी थी तो लॉन्ग वेव और मीडियम वेव जो है इनमें कोई बारीक अंतर नहीं था, ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था। लेकिन 1910 और 1920 के दशक के शुरुआती जो वर्ष थे उनमें धीरे धीरे लॉन्ग वेव और मीडियम वेव अलग अलग बैंड बना दिए गए। तो 50 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1500 किलोहर्ट्ज़ तक ये फ्रिक्वेंसीज रिजर्व कर दी गई जो प्रॉपर रेडियो स्टेशन थे उनके लिए। और जो अमेच्योर्स थे, जो अपनी मर्जी के कुछ छोटा मोटा ट्रांसमीटर बना लिया और फिर ट्रांसमिट किया, उनके लिए 1500 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की 2000 किलोहर्ट्ज़ तक की जो है ये एक छोटी सी रेंज बना दी गई कि वो इसमें अपना कार्य करते रहें। धीरे धीरे ये रेंज छोटी पड़ती चली गई और 2000 से आगे बढ़कर 3000 किलोहर्ट्ज़ तक उनको फ्रीक्वेंसी रेंज दे दी गई। अभी 1 सेकंड के लिए आपको वर्तमान परिस्थितियों में लाकर बता दूं, 3000 किलोहर्ट्ज़ तक आज का शॉर्ट वेव जो है वो शुरू हो जाता है। हालांकि उस समय तक पता ही नहीं था शॉर्ट वेव क्या था। सो जब हॉबिस्ट्स को, साइंटिस्ट्स को, एमेच्योर्स को 3000 किलोहर्ट्ज़ तक की वेव्स की रेंज मिल गई, तब उन्होंने जो है ये देखना शुरू किया कि हम कितनी दूर तक सिग्नल भेज पा रहे हैं और धीरे धीरे चमत्कारी परिणाम आने लगे। और उनके सिग्नल जो हैं, जो 3 मेगाहर्ट्ज़ वाले यानी 3000 किलोहर्ट्ज़ वाले सिग्नल थे, वो बहुत दूर दूर तक पहुंचने की रिपोर्ट्स आने लगी। तभी मार्कोनी का ध्यान इस तरफ गया था। अब देखिए, उस समय तक ये माना जाता था कि वेव्स जो हैं वो ग्राउंड के सहारे चलती हुई जाती हैं, सीधी लाइन ऑफ साइट। उस समय किसी को ये नहीं पता था कि वेव्स जो हैं वो आयनोस्फीयर से टकराकर भी नीचे आती हैं। और तभी लॉन्ग वेव जो है वो काफ़ी दूर तक जा सकती थी, मीडियम वेव जो है वो पृथ्वी के सहारे थोड़ा कम दूर तक जा सकती थी, और शॉर्ट वेव्स जो थी वो तो बहुत ही कम दूर जा सकती थी। लेकिन ये जो एमेच्योर्स थे, जब ये अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने लगे कि उनका सिग्नल बहुत दूर तक जा रहा है, तब मार्कोनी समेत जितने भी दूसरे लोग इस क्षेत्र में जुटे थे, तब उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अवश्य ही ये आकाश से टकरा कर नीचे आ रही हैं। और फिर धीरे धीरे आगे पता कर लिया गया कि ये वेव्स जो हैं वो आयनोस्फीयर से टकरा कर दूर दूर तक पहुंच जाती हैं। शुरू के जो ट्रांसमीटर थे उनके लिए ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स बनाना संभव नहीं था, तो कॉमर्शियली जो है शॉर्ट वेव का अस्तित्व आना जो है उस समय संभव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब खोज होने लगी और ऐसे यंत्र बनने लगे जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वेव जनरेट कर सकते थे, तब रेडियो ट्रांसमीटर्स के लिए भी संभव होने लगा कि वो शॉर्ट वेव्स यानी कि थोड़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स को ट्रांसमिट कर सकें। ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी उल्टा चलती हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़े तो वेवलेंथ घटती है।
साथ में शॉर्ट वेव की उत्पत्ति का एक कारण ये भी रहा कि जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, 1 मिनट में बनाया एफएम का एंटेना, उसमें मैंने λ/4 रूल एक्सप्लेन किया था कि जो भी वेवलेंथ होती है उसके चौथे हिस्से का एंटेना आपको चाहिए होता है ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए। तो देखिए जो लॉन्ग वेव्स थी उनके लिए ऊंचे ऊंचे एंटेना बनाने पड़ते थे, काफ़ी लंबे लंबे एंटेना बनाने पड़ते थे। मीडियम वेव्स के लिए भी अच्छा खासा लंबा एंटेना बनाना पड़ता था, किंतु शॉर्ट वेव्स के लिए इतना लंबा एंटेना बनाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए भी शॉर्ट वेव्स पर बहुत सारा काम हुआ। मार्कोनी कंपनी के साथ साथ दूसरे अनेक लोग इस चीज़ में जुट गए। धीरे धीरे शॉर्ट वेव के ट्रांसमीटर स्थापित होने लगे। 1928 तक आते आते जो भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थी, चाहे वो टेलीग्राफ के थ्रू हो या रेडियो कम्युनिकेशन हो, विश्व की आधी कम्युनिकेशन जो है वो शॉर्ट वेव्स पर हो रही थी और बची हुई आधी जो है वो लॉन्ग वेव्स या मीडियम वेव्स पर हो रही थी। और साथियों फिर धीरे धीरे आया शॉर्ट वेव का स्वर्णिम युग 1930 से लेकर 1960, जब अनेक स्टेशंस खुले, अनेक देशों ने जो है दूसरे देशों तक अपनी आवाज़ पहुंचानी शुरू की। और ख़ासकर यूरोपीय देश जो थे उन्होंने, क्योंकि बहुत सारी कॉलोनीज़ थी उनकी, तो अपने लोगों तक ट्रांसमिशन भेजने के लिए उन्होंने दूर दूर तक सिग्नल भेजने के लिए शॉर्ट वेव्स का यूज किया। और फिर 1960 से 1990 तक कोल्ड वॉर चला था। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। सो वे अपने अपने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जो है अपने अपने स्टेशंस जगह जगह बनाते थे और इनके साथी देश जो है वो स्टेशंस बनाते थे, दूसरे देशों की भाषाओं में प्रसारण होता था। तो इस प्रकार शॉर्ट वेव जो है उस पर इतने स्टेशंस होते थे जैसे सर पे बाल होते हैं। साथ ही एक बात और थी, लॉन्ग वेव की रेंज छोटी होती है, मीडियम वेव की रेंज भी छोटी है, लेकिन शॉर्ट वेव पर बहुत 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 अधिक स्टेशंस जो है छोड़े जा सकते हैं। तो इसलिए इन सभी कारणों से शॉर्ट वेव जो है वो बहुत प्रसिद्ध होता चला। और फिर साथियों धीरे धीरे सैटेलाइट आ गया, टेलीविज़न आ गया, इंटरनेट आ गया और इस प्रकार रेडियो धीरे धीरे चलन से बाहर जाने लगा। और रेडियो पर भी सबसे पहले शॉर्ट वेव का बैंड चलन से बाहर जाने लगा, क्योंकि सिग्नल जो है वो काफ़ी फीबल होता है, घटता बढ़ता रहता है। शॉर्ट वेव का सिग्नल उतना साफ नहीं आता क्योंकि आयनोस्फीयर से टकरा कर आता है वो। तो इस प्रकार शॉर्ट वेव जो है उसका महत्व और अस्तित्व धीरे धीरे जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। तो इस दुखद समाचार के साथ कि शॉर्ट वेव धीरे धीरे मर रहा है, लेकिन इस सुखद समाचार के साथ कि अभी मरा नहीं है। और क्योंकि आयनोस्फीयर से टकराकर वेव्स आ सकती हैं फ्री में, कोई सैटेलाइट की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए शॉर्ट वेव पूर्णतया तो कभी नहीं मरेगा। साथियों शॉर्ट वेव के चाहने वालों, रेडियो के चाहने वालों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर अवश्य कीजिएगा साथियों, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा साथियों। नमस्कार।